ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या 95तमी 95वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 94 कक्षाएं चतुर्नवति कक्षा पढ़ ली हमने। 94 कक्षाएं पढ़ ली हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का। ठीक है, पर क्लिक करके आप जब चाहें तब अपनी सुविधा के अनुसार इन कक्षाओं को पढ़ करके जीरो स्तर से, शून्य लेवल से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ करके समझना सीख सकते हैं, किसी भी आयु के लोग। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको 18वें अभ्यास का कुछ पाठ पढ़ाया था। और मित्रों, हमारा जो लक्ष्य है, किस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं मित्रों हम? लक्ष्य है, लक्ष्यम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमने अपना लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ लोगों तक हम संस्कृत पहुंचाएं, उनको सिखाएं। ठीक, तदर्थ ये कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये भी है, ये भी है, कॉलिंग नंबर ये भी है, ये भी है। आप कहीं पर भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। हमें इस चैनल को संस्कृत भाषा के लिए, अर्थात इस चैनल के माध्यम से संस्कृत भाषा को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर लाने के लिए 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए, तो हम और तेजी से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देववाणी संस्कृतम के अदर सोशल गुरुकुल्स हैं, उनसे भी आप जुड़े, वहां पर भी आपको बहुत सारी प्रतिदिन हम संस्कृत संबंधी और धर्म संबंधी सामग्री प्रेषित करते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप प्रतिदिन प्रत्येक पाठक, जो ये देववाणी संस्कृतम चैनल है, इसका जो कम्युनिटी कॉलम है उसको अवश्य पढ़ा कीजिएगा। हम आपके लिए सुंदर सुंदर बातें उसमें प्रतिदिन लिखित रूप में पोस्ट करते हैं, लिखित रूप में, तो आप उनका अवश्य लाभ लीजिएगा, हमारा यही निवेदन है। और मित्रों, इस अभियान को चलाने के लिए आप सभी जानते हैं कि छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी संसार में धन की आवश्यकता होती है, धन व्यय होता है। तो इतने बड़े हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। लगभग 4000 वीडियो हमने अभी तक बना दी हैं, निरंतर कोर्स बनाने में लगे हुए हैं।
लाखों वीडियोज हमें बनानी है संस्कृत के कोर्सेस की, के लिए हमें टीम भी चाहिए, टीम के सदस्य भी, उनकी संख्या अधिक चाहिए काम करने वाले लोगों की। तो मित्रों, अभी वर्तमान में हमारा जो खर्चा है वो इतना हो रहा है, इस खर्चे को और भी बढ़ाना है, हमें कार्य को बढ़ाना है, विस्तार करना है। तो ये सभी खर्चा, सभी व्यय हमारे पाठक हमें सहयोग रूप में देते हैं मित्रों, और हम अपने सभी पाठकों से यही आशा भी रखते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं कि आपकी तरफ से हमें धन संबंधी कोई कठिनाई ना हो। आप हमारी धन संबंधी कार्यों की जो समस्याएं, उनको पूरा समाधान करते रहेंगे, इतना सहयोग देते रहेंगे। मैं सभी पाठकों से निवेदन करता हूं कि आप इस अभियान में मासिक सदस्य बन जाइए। जो भी आपका सामर्थ्य है, ये मत देखिएगा कि हम इतने दे रहे हैं, नहीं, आपको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है उसके अनुकूल, उसके अनुसार आप इस संस्कृत भाषा के महान यज्ञ में आहुति प्रदान कीजिए, मासिक सदस्य बन जाइए। ठीक है, आपका सहयोग हमारे पास में आता है तो हम और निश्चिंत होकर के और अधिक कार्य करते हैं, हम चिंता मुक्त होकर के कार्य करते हैं। इसके लिए मित्रों, आप सहयोग, इस अकाउंट के माध्यम से सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से अपना सहयोग हमें प्रेषित करें और व्हाट्सएप नंबर पर सूचना भी दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। ये अकाउंट दिया गया है और यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया है मित्रों। ठीक है, और सरलता से आप सहयोग प्रदान कर सकें, उसके लिए ये बार कोड है, इस पर स्कैन करके आप सीधा वीडियो के ऊपर से भी अपना सहयोग हमें भेज सकते हैं और भेज दीजिएगा। प्रति माह भेजते रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कौन क्या है, हम लाखों लोगों से निवेदन करते हैं तो उसमें 2, 3, 4 लोग हमारे निवेदन को सुन लेते हैं। सुनने वालों के लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि जो लाखों लोगों से हम निवेदन करते हैं उसमें 2, 4 लोग ध्यानपूर्वक सुन करके इस महान यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं। तो जितने लोग अधिक से अधिक आहुति डालेंगे उतना ये यज्ञ और ज्यादा प्रज्वलित होकर के संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व के अंदर प्रचारित और प्रसारित कर सके। चलिएगा मित्रों, अब हम बात करते हैं, हमने आपको गत कक्षा में ये शब्दकोश तो आपको हमने पहले पढ़ा दिया था, और गत कक्षा में मैंने आपको सेव धातु के लट लकार के रूपों को स्मरण कराया था, उच्चारण कराया था। ठीक है, और सेव के समान ही लभ थी, वर्ध थी, वृद्ध, मुद, साहा, याच, इन धातुओं के रूप भी मैंने आपको उच्चारण करा दिए लट लकार के। ठीक है, और ये कैसी धातु है? आत्मनेपदी। ठीक है, कैसी है? आत्मनेपदी। तो अब आत्मनेपदी के हम रूप सीख रहे हैं। ये मैंने गृहकार दिया था, आपने तैयार कर लिया होगा। इसके अलावा मैंने आपको ये जो 5वें, 6ठे और 7वें अभ्यास की आवृत्ति नियम, प्रथमा द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास भी करा दिया था। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब इसमें आज से एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है मित्रों। तो ये मित्रों संधि प्रकरण एक नया प्रकरण है जिसे आप अभी जानते नहीं। अब ये जो नियम है हमारा 52वां, ये संधि का नियम है। संस्कृत भाषा में संधि क्या होती है और संधि कैसे करते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसका क्या नियम है, ये सारी बातें हमको सीखनी होंगी। ये इस पुस्तक में नहीं दी, इसमें केवल नियम बता दिया है बस, परंतु हम आपको थोड़ा विस्तार से इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पेन हाथ में ले लीजिएगा और जिस नोटबुक पर आप जो भी कुछ बातें लिखते हैं इस कक्षा संबंधी, उस नोटबुक को ओपन कर लीजिएगा। जल्दी कीजिएगा, अब कुछ लिखना होगा आपको।
ठीक है, लिखना होगा। संधि के विषय में मैं आपको कुछ लिखाऊंगा आज, ठीक है, तब ये संधि बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिएगा, तैयार हो जाइएगा जल्दी से, आ जाइएगा। देखिएगा, आपको संधि क्यों पढ़नी चाहिए, संधियां पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है। क्या होता है, जो संस्कृत साहित्य है, जो भी है, चाहे वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, अथवा संस्कृत की कोई भी पुस्तकें हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वहां पर जो वाक्य बनाए जाते हैं, शब्दों को लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उनमें संधि करके बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे जब तक आप संधि नहीं जानेंगे तब तक आप संस्कृत भाषा में लिखी हुई कोई भी सामग्री को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, देखिएगा, एक वाक्य है, आचारः परमो धर्मः। देख पा रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है, आचारः परमो धर्मः। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आचारः, ये तो आप देख रहे होंगे, ये तो रामः के समान में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही धर्मः, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, राम के समान, रामः के समान, आप समझ जाएंगे। अब यहां बीच में लिखा हुआ है पारमो, क्या लिखा हुआ है, पारमो। अब क्या होगा, आप यदि संधि नहीं जानते हैं, माने संस्कृत के संधि भाग को नहीं जानते हैं आप, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, आप उलझन में पड़ जाएंगे कि ये पारमो, परमो शब्द कहाँ का है, ये परमो शब्द कौन सा है। आप कहेंगे हमने तो पारमः शब्द ऐसा सुना हुआ है, पारमः सुना हुआ है, ये तो परमो लिखा हुआ है, ये परमो कहां से आ गया, परमो का क्या अर्थ है। परमः का तो अर्थ हमने मानिया सबसे श्रेष्ठ है, उच्च, परंतु परमो कैसे है भाई, परमो का क्या अर्थ है। और यदि आप संधि जानते हैं, संधि जानते हैं, तो आप झट से समझ जाएंगे कि ये जो परमो लिखा हुआ है, ये वस्तुतः परमः शब्द है। परमः शब्द को ही जब वाक्य में प्रयोग किया है और संधि के नियम के अनुसार इस विसर्ग को ओ हो गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ, पारामो का अर्थ माने पारामहा, ये अर्थ है। ठीक है, इसलिए इसलिए साहित्य में जब भी लिखा हुआ होता है, जहां और भी देखेंगे आप, देखिएगा यहां सदाचारस्योपयोगिता। अब आप कहेंगे भी सदाचारस्योपयोगिता ये कौन सा शब्द है, तो आप संधि जानते हैं तो आप इसमें पहचान जाएंगे कि इसके अंदर दो शब्द हैं, सदाचारस्य और उपयोगिता, और ये यहां पर संधि हो गई, मिल गया है तो ओ हो गया है, तो आप अर्थ कर पाएंगे। और संधि नहीं जानते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सदाचारस्योपयोगिता ये क्या शब्द है, ये हमने तो कहीं सुना नहीं है। इसलिए भरपूर इस प्रकार से प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे तत्साधनोपाया, तो साधन है और उपाय है, तो साधनो हो गया। संधि जानते तो समझ जाएंगे, अच्छा ऐसे ऐसे मिलकर के ऐसा हो, नहीं जानते हैं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे जी, अरे जी क्या है, ये कौन सा शब्द है। ऐसे ही देखिएगा, ये है इत्युच्यते। अब आप कहेंगे इत्युच्यते तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है,
हमने याद ही नहीं किया रूप। और आप संधि जानते हैं तो आप झट से समझ जाएंगे कि ये दो शब्द हैं, एक इति है और एक उच्यते है। फिर आप कहेंगे अच्छा ये तो ठीक है। इसलिए संधि पढ़ना परम आवश्यक है। आप कोई भी संस्कृत की पुस्तक पढ़ करके अर्थ करना माने अर्थ करना चाहते हैं तो आपको संधि नियम आना आवश्यक है। बिना संधियों के आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि साहित्य के ग्रंथों में जो आपके धर्मशास्त्र हैं उनमें संधि प्रयोग करके, संधि के नियम लगा करके ही वाक्यों की संरचना की गई है। ठीक है, तो इसलिए संधि पढ़ना परम आवश्यक है। चलिएगा आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसा बता दिया, जैसे और भी देख लीजिएगा, जैसे ये बहुत सारे हैं। विद्वांसो, विद्वांसो, यहाँ ये शब्द मूल था क्या था, विद्वांसः, संधि कर दी तो विद्वांसो हो गया। ठीक है, ऐसे ही तथैव, अब ये दो शब्द से तथा प्लस एव जोड़ दिए संधि से, तथैव हो गए। ठीक है, ऐसे ही सदाचारो भवति, तो ये सदाचारः भवति ऐसा था। तो यह बहुत इस प्रकार से संधियां हमें मिलती हैं। ठीक है, तो उनके अर्थ करने के लिए हम उसको पहचान लें कि यहां पर ये मूल शब्द था, संधि से ऐसा बदल गया है, अर्थ वही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे संधि करने से अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थ वैसा ही रहता है। चलिएगा, अब आपने पेन तैयार कर लिया होगा और आज थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखने का कार्य आपके लिए, क्योंकि पुस्तक में नहीं है और आपको हमें लिखाना पड़ेगा। चलिएगा, लिखिएगा संधि, ऊपर लिख लीजिएगा संधि कोष्ठक में। ठीक है, लिखिए संधि की परिभाषा। ये संधि की परिभाषा, संधि क्या होती है ये भी समझ लेना है आप। संधि का साधारण अर्थ है मेल। दो वर्णों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। पुराने काल के अध्यापक बन गए, पुराने समय में ऐसे ही बोल बोल के लिखाते थे, गुरुजी बोलते थे भाई लिखो और विद्यार्थी लिखते थे। ठीक है, दिखता नहीं था, बोला केवल आवाज सुनाई देती थी, यहां तो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, चलिएगा और कहते हैं आगे, मैं समझाऊंगा अभी, लिख लीजिएगा पहले। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे होने चाहिए। दूरवर्ती वर्णों में संधि नहीं होती है। वर्णों की इस समीपता की स्थिति को संस्कृत व्याकरण में
संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा, एक एक शब्द में समझाए। तो संधि की परिभाषा माने डेफिनेशन ऑफ संधि। ठीक है, संधि शब्द का साधारण अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ वस्तुतः मेल ही होता है। वैसे भी भाई, जब दो राजा लोग संधि करते हैं या दो व्यक्तियों के अंदर संधि की जाती है, अर्थात उनको मिलाया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, वो भी संधि होती है। प्राचीन काल में राजाओं के बीच में संधि हुआ करती थी। आजकल राष्ट्राध्यक्षों के बीच में संधियां हुआ करती हैं, देशों के बीच में संधियां हुआ करती हैं, तो मेल हुआ करता है। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर व्याकरण में है ये कि संधि का अर्थ है मेल, माने मेल माने आपस में मिलना। परंतु मिलना किस प्रकार का है वो आगे बता रहे हैं। दो वर्णों के निकट आने से संधि क्या है, कब होगी, जब दो वर्ण माने कोई भी दो वर्ण जब पास में आते हैं, तब उनमें मेल उत्पन्न होता है, अर्थात वो मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं। उसे संधि कहा जाता है संस्कृत भाषा में। संधि के लिए दो वर्ण माने जो वर्ण आपस में जिनकी संधि करेंगे हम व्याकरण के नियम से, वो वर्ण आप बिल्कुल पास पास में होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, उनमें पास पास सटे होने चाहिए। दूरवर्ती वर्णों में संधि नहीं हो सकती। मानिए दूरवर्ती अर्थात बीच में गैप है, बीच में गैप है, और दूर दूर दो वर्ण है, उनमें संधि नहीं होगी, पास में होने चाहिए जिनकी संधि करनी है। ठीक है, कहते हैं वर्णों की इस समीपता, जब दो वर्ण आपस में समीप में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है संस्कृत व्याकरण में, ये भी कहा जाता है संहिता। ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहा जाता है, संहिता व्याकरण में। ठीक है, तो जहां संहिता होती है संधि वहीं होती है, या ये कह सकते हैं जहां पर दो वर्ण बिल्कुल समीप में होते हैं वहीं संधि होती है, अथवा संहिता माने वही दो वर्णों की सन्निकटता, तो वहां संधि होगी, दूर वाले वर्णों में नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मानिएगा ये तथा लिखा है, तथा और तथा च एव। अब क्या है, इसकी और इसकी संधि नहीं होगी, इसकी और इसकी संधि नहीं होगी, क्योंकि ये बीच में गैप आ गया च का। ठीक है, इसकी संधि किसके साथ हो सकती है, इससे पूर्व में एकदम सटा हुआ च का जो आया उसके साथ हो सकती है, दूसरा च के साथ, दूसरे वर्णों के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, समीप में वर्णों के साथ में आपस में संधि होती है, मेल होता है। ठीक है, तो यही समीपता की जो सिचुएशन है, इसी को संस्कृत व्याकरण में क्या कहा जाता है, संहिता। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया आपने, ये आपने छोटी सी डेफिनेशन समझ ली। आ जाइएगा, अब आगे चलते हैं। अब आपको यह समझना है कि ये संधि कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, कहाँ पर हम करें कहाँ पर ना करें, ये भी तो जानना होगा। संधि हर जगह हो जाए ऐसा भी नियम नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ विशेष नियम है, उसको देख लीजिएगा। एक श्लोक बनाया है वैयाकरणों ने, उस श्लोक को आप लिख लीजिएगा। यह श्लोक है, लीजिएगा, श्लोकाः, फिर मैं समझा दूंगा आपको। श्लोक लिखिएगा,
संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षामपेक्षते। ठीक है, इस श्लोक में अभी आपको पूरा एकदम ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं लिखा दूंगा फिर समझा दूंगा। ये श्लोक ये बताता है कि कहां पर संधि हमको कैसे करनी है, माने संधि करके ही हमको लिखना चाहिए, कहीं नहीं लिखना चाहिए, कहां संधि नहीं होती है, सारी बात बताता है। ठीक है, चलिएगा पहले लिखिएगा, इसका हिंदी लिखिएगा। अर्थ, एक पद के अंदर समीपस्थ दो वर्णों में कामा धातु और उपसर्ग के समीपस्थ दो वर्णों में कामा समास के मध्य समीपस्थ दो वर्णों में यदि व्याकरण नियम से संधि प्राप्त हो कामा तो यह अवश्य होती है। किंतु कामा लगा लीजिएगा, वाक्य में प्रयुक्त अलग अलग शब्दों के समीपस्थ दो वर्णों की संधि ऐच्छिक होती है। अर्थात संधि करना अथवा न करना वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। चलिएगा
अभी पहले यहां तक हमने लिखा दिया आपको, अब इसको समझ लीजिएगा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स अभी मैं समझाऊंगा तब आप लिखिएगा, ठीक है। ये जो श्लोक हमारे वैयाकरणों ने बनाया है, ये कोई श्लोक मैंने नहीं बनाया, ये प्राचीन काल में वैयाकरणों ने श्लोक बना दिया है एक नियम को बताने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेगा गुरुजी ने बना दिया, मैं नहीं बनाया है श्लोक, मैं तो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्या कहता है कि कहां पर हमें संधि करके ही लिखना और बोलना चाहिए और कहां पर हम मतलब ऑप्शनल माने विकल्प होता है, करें ना करें, ये बताता है, ठीक है। ये कहता है यहां पर आपको मैंने लिखाया कि एक पद के अंदर कोई एक पद का अर्थ है एक शब्द, बोलो क्या, एक शब्द, एक शब्द है उसके अंदर कोई व्याकरण के नियम से संधि प्राप्त हो रही है, एक ही शब्द है पूरा, उसके अंदर यदि दो वर्णों के में कोई कार्य संधि का नियम प्राप्त हो रहा है व्याकरण का, जो पढ़ाए जाएंगे आगे नियम, तो वो कहते हैं समीपस्थ। माने एक शब्द के अंदर दो समीपस्थ दो वर्णों में यदि संधि प्राप्त हो रही है तो वो संधि कैसी होगी, नित्या, माने नित्य होगी वो। उसको संधि करनी ही पड़ेगी, बिना किए हुए हम उस एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे इसका उदाहरण नीचे देख लीजिएगा, एक एक का उदाहरण भी बताता जाता हूं मैं। जैसे यह है एक शब्द है हमारा पावकः, ध्यान दीजिएगा क्या है, पावकः। पावका का अर्थ है पवित्र करने वाला, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तब हम इस पर विचार करते हैं पावका शब्द कैसे बना है। तो इस पावका को ऐसे बनाते हैं पाऊ प्लस आकाह। पाऊ ये शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, ये भी शब्द नहीं है, ये दोनों मिलकर के एक शब्द है, ठीक है। कोई हमसे कहे कि पावका को तोड़ दो, अलग अलग करो, तो हम ऐसे तोड़ते हैं पाऊ प्लस आकाह, ठीक है। आगे आप और धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये एक शब्द है। अब यहां पर क्या है, पाऊ और आकाह, यहां पर आऊ और आ दो वर्ण है, यहां पर व्याकरण का नियम से संधि प्राप्त होती है, तो वो संधि करके ही हमें इस शब्द को बोलना होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते पाऊ आकाह, नहीं, संधि करके इसको आव बना करके पावकाह, ये ऐसा ही प्रयोग करना होगा। ये नित्य संधि है, माने नित्य करनी पड़ेगी, इसमें ऑप्शन नहीं है कि भाई करो चाहे नहीं करो, ऐसा नहीं है, करनी ही पड़ेगी। ये एक शब्द है, ठीक है। और आगे यहां पर कहा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, धातु और उपसर्ग के समीपस्थ दो वर्णों में, धातु आप जानते ही हैं, और उपसर्ग मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिए थे। कितने उपसर्ग होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से, कितने उपसर्ग होते हैं, जिनको मैंने बोला था प्रफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, कितने होते हैं, 22, 22। तो ये कहते हैं कि जब धातु का वर्ण और उपसर्ग का वर्ण समीप में आ जाएं और व्याकरण का नियम वहां पर संधि का प्राप्त हो, तो वहां पर भी नित्य ही संधि करनी पड़ती है, बिना संधि के हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसका उदाहरण यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, उपसर्ग और धातु का। देखिएगा उपसर्ग और धातु का, ये नि उपसर्ग है, आप सभी जानते हैं, जैसे नीलियते बनाया था हमने। और ये क्या है, लंग लकार का वस धातु का रूप है, आवसत, ये तो आप पढ़ ही लिया। अब इसको इस धातु के साथ में हम इसको उपसर्ग को मिलाएंगे इस धातु रूप के साथ, संधि करके ही बोलना होगा, नि अवसत नहीं बोल सकते। यहां पर संधि नियम से ई को यह हो जाएगा, तो न्यावसत ऐसा होगा। क्या होगा बोलो, न्यावसत।
ठीक है, तो ये न्यवसत संधि नित्य ही करनी पड़ेगी, बिना संधि के नहीं प्रयोग। यहां अर्थात धातु और उपसर्ग के बीच में यदि दो वर्णों में संधि का नियम प्राप्त है तो वो लगेगा ही। दूसरा ये है, जैसे ये आपका उत है, ये वस्तुतः उत उपसर्ग है, और ये अलोकयत है, तो ये धातु है और ये उपसर्ग है। तो यहां पर क्या है, संधि के नियम से त को द हो जाता है, तो संधि करके ही पढ़ना पड़ेगा, उदालोकायत। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया। आगे क्या बताया, ये हो गया। तो यदि व्याकरण नियम से संधि प्राप्त हो तो यह अवश्य ही होती है, नित्य होती है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त अलग अलग शब्दों के समीपस्थ होने पर। ठीक है, आगे यहां क्या कहा था, हाँ अभी तो एक और छूट रहा है, एक यहां ऊपर छूट रहा है, यहां तक हो गया था। समास के मध्य, समास अभी आपने पढ़ा नहीं है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। समास का अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा में कई शब्दों को इकट्ठा करके एक शब्द बना करके प्रयोग करते हैं, तब उस स्थिति को समास बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, ठीक है नहीं। समास कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, ऐसे ही संस्कृत में और अधिक होते हैं। तो समास के अंदर कई शब्दों का हमने एक शब्द बनाया, और उसके अंदर यदि कोई संधि प्राप्त हो रही है तो वो भी नित्य ही होगी, करनी ही होगी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम आपको यहां पर देते हैं, जैसे समास का उदाहरण बहुत आपको प्रसिद्ध दे रहा हूं। हम रमेशा बोलते हैं, रमेशा वस्तुतः दो शब्द हैं, समास हुआ है, रमा प्लस ईशा। बोलो क्या है, रमा प्लस ईशा। अब रमा प्लस ईशा, तो ये एक शब्द, ये एक शब्द, इन दोनों का समास करेंगे, तो अब समास करेंगे तो एक शब्द बन जाएगा। तो अब आ और ई में व्याकरण के नियम से जो संधि प्राप्त है वो नित्य ही होगी। क्या होगी, आ और ई को ए हो जाएगा, तो रमेशाह ऐसा प्रयोग करेंगे, अलग अलग नहीं कर सकते, रमा ईशाह गलत हो जाएगा। ऐसी विद्या प्लस आलय, तो यहां पर भी ये दो शब्द हैं, समास हो गया है, तो यहां पर ये इस आ और इस आ को मिला करके आ दीर्घ हो जाएगा, तो विद्यालय, ये भी नित्य संधि है। कैसी है बोलो, नित्य संधि। ये थोड़ा सा आपके लिए नया विषय है, पर घबराइए मत, आपको बहुत सरल हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, शुरू शुरू में तो कोई नई चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा अटपटी लगती ही है, संस्कृत जब आपने पढ़ना आरंभ किया तब भी अटपटा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी 20% भी ये बात समझ में आ जाती है, तो आगे चल के कुछ कक्षाओं के बाद में आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बताया कि यदि किंतु वाक्य में प्रयुक्त अलग अलग शब्दों के समीपस्थ दो वर्णों की संधि ऐच्छिक होती है, अर्थात हम कोई वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, उनमें शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, तो उन शब्दों के हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दो शब्दों के दो दो वर्ण आपस में समीप में होंगे, बिना गैप वाले। तो वहां पर ऐसी अवस्था में तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम संधि का नियम लगा करके भी प्रयोग कर सकते हैं, बिना संधि के भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वाक्य में देखिएगा, रामः वनम गच्छति, ये वाक्य आप सभी लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। क्या अर्थ है बोलो इसका, रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है। ठीक है, इसके अंदर तीन शब्द हैं, राम शब्द के बाद में वनम शब्द है, बीच में कोई गैप नहीं है। वनम शब्द के बाद में गच्छति शब्द है, कोई गैप नहीं है। यदि इसमें और इसमें संधि प्राप्त हो रही है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये वाक्य है,
ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के वर्णों में समीपता उपस्थित होने पर संधि हमारे ऊपर निर्भर है। हम यहाँ पर संधि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर संधि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, रामः वनम गच्छति। ठीक है, हम संधि करके माने रामः वनम में संधि हो जाएगी, रामो वनम गच्छति। ध्यान देंगे, यहां पर विसर्ग को ओ संधि नियम से ओ करके भी बोल सकते हैं, अर्थ वही रहेगा, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे ही रामो वनं गच्छति, क्या ये यहां पर हमने यहां पर भी संधि कर दी और यहां पर भी संधि कर दी, रामो वनं गच्छति, तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वैकल्पिक है, आपके ऊपर है, आप संधि करके भी पढ़ सकते हैं, बिना करे भी। पर संधि जानना तो जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको इस नियम ने क्या समझाया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अंदर दो वर्णों में यदि संधि प्राप्त हो रही है तो वो ऐच्छिक संधि है, आपके ऊपर डिपेंड करती है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। परंतु एक शब्द के अंदर दो वर्णों में प्राप्त संधि अथवा समास के अंदर प्राप्त संधि, समास के अंदर प्राप्त संधि अथवा धातु और उपसर्ग के दो वर्णों के अंदर प्राप्त संधि नित्य संधि होती है, उनको करना ही पड़ता है। अब आप श्लोक आप आराम से समझ सकते हैं, देख लीजिएगा, श्लोक आप समझ में आ जाएगा। यह संहितैक पदे नित्या, माने एक पद में जो संहिता है वो नित्य होती है, संधि नित्य होती है। धातु उपसर्गयो नित्या, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है। समासे नित्या, समास में भी नित्य होती है। वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में प्रयुक्त वही संहिता मन संधि क्या होती है, विवक्षाम अपेक्षते, वक्ता की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है, वो संधि करके बोलना चाहता है अथवा बिना संधि के, दोनों प्रकार से बोल सकता है। अब जो मैंने ये नियम आपको पढ़ाया, इस नियम में आपको 30% तो समझ में आया ही होगा जी, 30% तो आना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे पाठकों को तो पूरा ही आ गया होगा, पर यदि कम से कम समझने वाले हमारा पाठक हैं, 30% समझ रहे हैं, तो आपको आगे की 2-4 कक्षाओं में इसके 2-4 अभ्यास पढ़ेंगे आगे, 18 में 19 में सब में संधि चलेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चिंता नहीं करनी आपको। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा, देखिएगा, विशेष बातें मैंने आपके लिए नोट की हुई है। ठीक है, ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ती है इनमें। अब लिखिएगा, ये पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित होते हैं। माने संधि करने पर किस किस प्रकार के परिवर्तन शब्दों के अंदर आ सकते हैं, वो स्थिति बताई जा रही है। ठीक है, लिख लीजिएगा, संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित होते हैं। चलिएगा, नंबर 1, लोप। लोप का अर्थ होता है यहां पर व्याकरण में किसी अक्षर का हट जाना, माने न दिखना। लोप माने न दिखना, लोक में भी यही होता है, किसी भी चीज का लोप हो गया मतलब वो है ही नहीं, दिख ही नहीं। ऐसे बोलते हैं भाई धर्म का लोप हो गया है, नियम कानूनों का लोप हो गया, अर्थात वो रहे नहीं। वैसा ही है यहाँ पर लोप। लिखिए, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का अथवा द्वितीय शब्द के
प्रथम अक्षर का लोप होता है। क्या कहा? जब संधि करते हैं तो क्या होता है, पहला जो शब्द है उसका तो अंतिम वर्ण, और आगे आने वाला जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम अक्षर माने उसका फर्स्ट लेटर का लोप होता है। माने दोनों का हो जाए ये जरूरी नहीं है, कभी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का हो सकता है, कभी अंतिम जो बाद वाला शब्द है दूसरा उसके पहले अक्षर का लोप हो सकता है। ये नियम बताएगा व्याकरण का किसका होता है, पर ऐसा होता है। संधि करने पर ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का लोप हो सकता है, वहां से हट सकता है, अथवा दूसरे शब्द का पहला वर्ण वहां से हट सकता है। ठीक है, यथा, मैं आपको उदाहरण भी आप यहां पर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक वाक्य है, रामः आयाति। आयाति का अर्थ है आता है, आयाति का अर्थ है आता है। ठीक है, आप यहां पर आगच्छति भी कर सकते हैं, एक ही बात है, आगच्छति ऐसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दो शब्द हैं, एक तो ये शब्द है रामः पहला शब्द है, दूसरा शब्द क्या है आयाति अथवा आगच्छति, कोई भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इस विसर्ग में और आ में संधि प्राप्त हो रही है नियम से। तो संधि होने पर क्या होगा, प्रथम अक्षर का जो अंतिम ये विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, संधि होकर के क्या हो जाएगा, राम आयाति, अथवा ऐसा कर सकते हैं राम आगच्छति। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण इसका लोप हो गया है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से होता है संधियों में। आप संधि जानते हैं तो आपको ये वाक्य सही है, राम आयाति। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि राम शब्द क्या है, तो वस्तुतः ये राम था, संधि के कारण से विसर्ग हट जाता है। दोषाः अस्ति, देखिए दोषाः अस्ति। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये देखिए दोषोस्ति ऐसा हो जाता है, ये आ हट गया, यहां पर दूसरे वाले शब्द का पहला आ हट गया और इसको ओ हो गया है, तो दोषोस्ति। ये तो केवल ये कुछ नहीं है, वर्ण नहीं है, ये इसको अवग्रह बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। कैसा, संधि मन जहां पर ये आकार ह्रस्व आकार हटता है वहां पर ये चिन्ह लगा देते हैं, इसको अवग्रह बोलते हैं। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, अवग्रह। तो ये अवग्रह है, तो इसलिए दोषः अस्ति, दोषो अस्ति, तो ये क्या है, यहां पर ये बाद वाला हट गया। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या होता है, लिखिएगा, दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण अथवा दो में से किसी, हाँ इतना लिखिए, दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण होना, माने होता है। ठीक है, दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण, माने दो वर्णों में जहां संधि करेंगे तो क्या हो सकता है, दोनों वर्ण हटा करके उनके स्थान में कोई नया वर्ण रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अभी उदाहरण बता दूंगा आपको, एग्जाम्पल। अथवा दो में से किसी एक वर्ण के स्थान में कोई नया वर्ण आ जाएगा और एक वैसा ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। यथा माने जैसे, यहां देखिएगा, ये आपने देखा था अभी हमने, यहां पर क्या हुआ था, रमा प्लस ईशा,
यहां पर क्या हो गया, इसकी और इसकी संधि हुई, जब संधि हुई तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, एक नया तीसरा आ गया ए, रमेशाह। इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। अथवा किसी एक वर्ण के स्थान में ही परिवर्तन हो, जैसे नीय और अवसत है, तो अवसत तो ऐसा का ऐसा ही है, नी का जो ई था उसको क्या हो गया, यहां पर यह हो गया तो न्यवसत बन गया। यहां पर आ को कुछ नहीं हुआ तो ऐसा का ऐसा ही है, ई को यह हो गया है, तो एक वर्ण को भी हो सकता है कोई नया वर्ण आदेश। इस प्रकार का परिवर्तन होता है। चलिएगा, अब तीसरा परिवर्तन और देखिएगा। दो में से एक का, या का और लिख लीजिएगा, दो में से एक का दो बार उच्चारण होना, होना और लिख लीजिएगा यहां। इसका अर्थ है कोई दो वर्णों की संधि कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें से किसी एक वर्ण का हम दो बार रिपीट कर देंगे, उसको दो बार दो बना देंगे उसको। ठीक है, जैसे ये है एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे। अब इसमें क्या है, हम जब संधि करेंगे यहां व्याकरण के नियम से तो क्या हो जाएगा, ये न है इसको दो बार उच्चारण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एकस्मिन वसरे, ये दो ना आ गए, संधि हो गई है, ऐसा आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, बस यही परिवर्तन मोटे रूप से होते हैं। चलिएगा, थोड़ी सी और बात करेंगे और आज ये संधि वाली जो बात थी वो हम पूरी कर देंगे। ठीक है, आज की कक्षा में। चलिएगा, अब आपको अंतिम में इसका संधि से संबंधित एक बात और लिखनी है, संधि भेद, भेद, संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक है, माने संधि भेदा भी लिख सकते हैं, भेदा भी लिख सकते हैं, बहुवचन में संधियों के भेद कितने प्रकार की संधि होती है मुख्य रूप से, उनको लिखना है। लिखिएगा, नंबर 1 स्वर संधि, लिखिए इसका स्वर संधि क्या होती है, स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, कामा, उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिएगा, स्वर संधि का अर्थ हो गया, दो प्रकार की तो वर्ण है, स्वर और व्यंजन है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। तो स्वरों की, जब दो स्वरों की संधि होती है, दो स्वर माने आपस में, तब क्या होता है, स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उनमें कुछ उलट पुलट होती है, उस संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि। ठीक है, इसमें व्यंजनों का कोई रोल नहीं होता। अब जैसे जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको यहां पर दे रहा हूं, जैसे इति प्लस आदि ही, क्या है, इति प्लस आदि ही। अब ये ई है और आगे इसमें आ है। ठीक है, आ, अब ये इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, इन दोनों में संधि नियम प्राप्त है व्याकरण का, इसमें कुछ होना है तो इस संधि को हम क्या बोलेंगे, इसको यह होना है तो इत्यादि बनेगा, इत्यादि ही। तो इसको, ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि। यहां व्यंजन का कोई रोल नहीं है, इधर भी स्वर इधर भी स्वर है। चलिएगा, अब आ जाइएगा व्यंजन संधि।
दूसरी संधि है व्यंजन संधि। जब व्यंजन व्यंजन, फिर दोबारा लगाना है, एक कामा लगा ले, जब व्यंजन कामा व्यंजन अथवा स्वर के साथ मिलता है तब जो परिवर्तन उपस्थित होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। समझ लीजिएगा, जब कोई व्यंजन है, जब कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट किसी दूसरे व्यंजन के साथ, ये दूसरा व्यंजन अथवा कोई दूसरा स्वर है, माने एक व्यंजन किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मिलता है, माने संधि को प्राप्त होता है, तो क्या होता है, उस संधि को जो परिवर्तन होता है तब तब जब जो मिलता है तब जो परिवर्तन उसमें कुछ उलट पुलट होना होती है वह व्यंजन संधि नाम से कही जाती है, तब कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे उदाहरण इसका देख लीजिएगा, इसका भी दिखा देते हैं आपको। यह सत प्लस चरित्रम, ठीक है, यहां पर क्या है, ये व्यंजन है त, इस व्यंजन का इस च व्यंजन बाद में इसके साथ में समीपता है, यहां पर परिवर्तन उपस्थित हो रहा है, तो व्यंजन की व्यंजन के साथ में संधि हुई तो ये सच्चरित्रम हो गया, त को च होकर के ये कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। इसी प्रकार से वाक प्लस ईशा, यहां पर का व्यंजन है, व्यंजन का स्वर के साथ में है, व्यंजन क्या स्वर के साथ में संधि हो रही है, तो ये कौन, ये यहां का को ग हो गया वागीशाह, तो ये क्या हो गई, व्यंजन संधि। तो व्यंजन का स्वर के साथ में अथवा व्यंजन के साथ में उपस्थित होने पर जो संधि होती है वो व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, बस अंतिम और लिख लीजिएगा जी, बहुत समय लिया मैंने आपका, कीमती समय है आप सभी का। विसर्ग संधि, तीसरा नाम है, तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग आप जानते हैं, ये विसर्ग हैं, ये हमेशा कहां पर होता है, शब्द के अंत में होता है, शब्द के कहीं पर बीच में भी होता है, ठीक है, परंतु प्राय करके शब्द के अंत में मिलता है। तो माने विसर्ग के साथ स्वर, माने इस विसर्ग के साथ किसी स्वर, कोई स्वर आ जाए बाद में, बाद में स्वर आ जाए अथवा पहले आ जाए कोई बात नहीं, अथवा व्यंजन का मिलन हो आगे पीछे कहीं, तो मुख्य रूप से बाद में आना चाहिए व्यंजन के जो परिवर्तन मान विकार विकृति परिवर्तन उपस्थित होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं, विसर्ग संधि। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं, रामः अपि
रामोपी। अब देखिए ये विसर्ग है, इस विसर्ग का बाद में ये स्वर आ रहा है अ। यहां पर व्याकरण के नियम से संधि प्राप्त हुई है, तो इसका क्या हुआ, ये हट गया और इसको ओ हो गया, ये अवग्रह लग गया है। तो राम ओपी, तो ये कौन सी संधि कही जाएगी, विसर्ग संधि में विसर्ग कारण बना है। रामः चलति, ठीक है, ये तो विसर्ग का स्वर और यहां विसर्ग का व्यंजन के साथ में, तो यहां संधि होकर के क्या बनता है, रामश्चलति, यानी विसर्ग को श हो गया। तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, बोलो, विसर्ग संधि। बस संधि से संबंधित थोड़ा सा जो आपकी प्रवेशिका थी, प्रवेश करना था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। संधियां अब आगे पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आ जाएंगे। अब इस पुस्तक में जो भी संधि पढ़ेंगे, और इस पुस्तक में बहुत कम संधि दी गई है, मैं आपको अलग से भी संधियां पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कम संधि दी गई है, उतनी संधियों से कार्य होगा नहीं आपका, तो मुझे एक्स्ट्रा संधि पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। जहां पर इसमें एक संधि दी है, मुझको 3-4 संधियां पढ़ानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो मेरा प्रयास है कि आप इस कोर्स के अंदर इतनी संधियां पढ़ लें कि आप जो साहित्य लेखन में जो संधियां प्रयोग होती हैं वो आप समझ जाएं आराम से, ठीक है। तो चलिएगा, अब ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब इस अभ्यास में बहुत सरल सी एक संधि दी थी, आ जाइएगा, इस संधि को भी हम पढ़ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी सी है, इसको इसी में हम समाप्त कर देंगे, इसी कक्षा में। देखिए, नियम 52, ये सूत्र है मौनुस्वार, ये व्याकरण का सूत्र है, जो अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि की, उसका सूत्र है ये, ठीक है। संख्या लिखिए, अभी आपको सूत्र नहीं पढ़ना, इसका सार पढ़ना है। पद, पद माने शब्द के अंतिम, शब्द किसी भी प्रकार का हो सकता है, शब्द रूप भी हो सकता है, धातु रूप भी हो सकता है, ठीक है। माने ऐसा भी हो सकता है, भवती, भवता, भवंती, ये भी हो सकता है, रामा, रामऊ, रामा, इस प्रकार से भी हो सकता है, कोई भी शब्द हो, ठीक है। तो पद के अंत माने शब्द के अंतिम म माने हलंत म, ये म के बाद कोई व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन हो, तो म को अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। शब्द के अंत में होना चाहिए, तो और आगे कोई व्यंजन आ रहा हो तो क्या हो जाता है, उसका अनुस्वार हो जाता है। बाद में स्वर होगा, बाद में यदि वॉवेल्स होंगे कोई, तो म नीचे ही रहेगा, माने म जैसा वैसा का वैसा ही रहेगा। ये कौन सी संधि है, ये है आपकी व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन के साथ सानिध्य हो रहा है और विकृति हो रही है, तो व्यंजन संधि है ये, ठीक है। तो कहते हैं कार्यम प्लस करोति, क्या है, कार्यम प्लस करोति, तो क्या बन गया, इसको एक व्यंजन आ गया आगे, और ये शब्द के अंत में मैं, तो कार्यं करोति। ध्यान देंगे प्राय करके, इसको जो अनुस्वार है, तो वर्तमान में इसका जो उच्चारण म के समान ही हो गया है, म के सदृश ही देखा जाता है हर जगह यही बोलते हैं कार्यम, ऐसे सही उच्चारण तो इसको ऐसा होना चाहिए था, कार्यं कार्यं, ठीक है। परंतु संभाषण में, बोलचाल में सब जगह ऐसा ही हो गया है, ठीक है। व्याकरण के नियम से तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान अलग है, ठीक है। परंतु क्या है, लोकाधीन भी होता है, ठीक है, लोकाधीन भी होता है। तो मैं आपको दोनों बातें बता दी, आप इसको कार्यम करोति ऐसे बोल सकते हैं, और आप हमेशा ध्यान रखते हैं तो आप कार्यं करोति ऐसा भी बोले,
वस्तुतः सही तो यही है, ठीक है, सही तो यही है, कार्यं करोति, ठीक है। परंतु आपको बोलचाल में, और हम भी आपको बोलते हुए दिखाई देंगे, कार्यं करोति, तो वो भी सही के दायरे में आ चुका है। ऐसे सत्यम वादा, सत्यम वादा, अनुस्वार हो गया यहाँ पर। गृहं गच्छति, तो गृहं गच्छति। अब देखिए ये स्वर आ रहा है, गृहं आगच्छत, ये स्वर आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, स्वर आ गया। तो गृहमागच्छत, तो ये नीचे रहा मा, और इसमें आ मिला दिया की मात्रा, तो गृहमागच्छत ऐसा हो गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये तो ये हमने कर लिया मित्रों, ये मेरा ये अभ्यास तो हमने पढ़ने वाला पाठ था वो पढ़ लिया है। अब अगले अभ्यास में हम आगे पाठ पढ़ेंगे। संधियों की जो बातें मैंने बताई हैं, इस वीडियो को आपको 2 बार सुनना पड़े, 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, जब तक समझ में ना आए तब तक थोड़ा देखते रहिएगा और लिख लीजिएगा जो मैंने लिखाया है। ये बहुत उपयोगी चीज़ है, किसी आपको एक पुस्तक में नहीं मिलेगी, ये मैंने अलग अलग से और अपने अध्ययन के आधार पर, नियमों के आधार पर सार रूप में आपको नियम लिखा दिए हैं, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। कक्षा तो बड़ी हुई है, कोई बात नहीं, आप सभी पाठक धैर्य के साथ पढ़ते हैं, विद्या धैर्य के साथ ही आती है। सर्वेभ्यो नमः।